नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यानी सीडीपी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16वीं प्रैक्टिस सेट 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। टॉप 30 आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे ताकि दोस्तों एक भी कन्फ्यूजन न रहे। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई कार्ड पे एक लिंक बटन आएगा, तो आप लोग क्लिक करके इसके सारे प्रैक्टिस सेट पिछले देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है आपके संभावित प्रश्न होंगे, यह एग्जाम में आए हुए प्रश्न को कंबाइंड किया गया है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। शिक्षक भर्ती का चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर बात करते हैं आपके संबंधित सिलेक्शन के संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों बाल विकास पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे ने दोस्तों 4 अवस्थाएं दी हैं, और जीन पियाजे जो है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपके क्या वह यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो सब लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहा होगा, जो आपका सही भी आंसर है। यानी कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आपके संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन, तर्कणा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है, और इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, समयाधारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक संरचना आदि दिया है। ये 4 अपने संरचनाएं हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं। दोस्तों ये आपका संभावित प्रश्न है परीक्षा की डर से कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। और द्विपार्श्विक अंतरण या व्रास शिक्षा मानव शरीर के 2 समान पार्श्वीय भाग बायां तथा दायां, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो यह द्विपक्षीय अंतरण कहलाता है। डिटेल के साथ जानेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न सभी लाजवाब हैं, सभी आपके सिलेबस के अनुसार हैं कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही बहुलक कहा जाता है। आपने शायद बचपन में 8 क्लास की बुक में पढ़ा होगा बहुलक संबंधी। बहुलांक या आपका बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है दोस्तों, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है, और उसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यह आपका सूत्र भी है, ठीक है। 3 मीडियन 2 मीन इक्वल टू 3 mn। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, और ये इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो सभी मेरे शिक्षक बंधु, अध्यापिका, सभी भावी अध्यापक वीडियो को अंत तक देखिए और बेहतरीन तैयारी के साथ सिलेक्शन पाइए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सभी लोग जाएंगे किस पे? स्किनर पर जाएंगे, जो आपका सही आंसर भी है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके स्किनर ने किया था। दोस्तों इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलोव जो है क्लासिकी संबंधी या क्लासिको संबंधी सिद्धांत जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। और आपके कोहलर सूच का सिद्धांत है जिन्होंने बंदर पर प्रयोग किया। ये सभी इंपॉर्टेंट आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएगी। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये PDF फाइल, नोट्स सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि बात करते हैं राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों जब भी बात अल्बर्ट बंडूरा की जाती है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं यह आपका जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया था, और यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। दोस्तों जो मानसिक आयु का प्रत्यय है किसने दिया था, तो राइट ऑप्शन बिने और साइमन। इन्होंने, बिने और साइमन दोनों मिलकर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। नोट कर लेंगे सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु का जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धिलब्धि होती है। बुलब्ध मानसिक आयु 100 और तैथिक आयु होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। बुद्धिलब्ध आईक्यू से भी प्रश्न आते हैं तो वो भी लाएंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न आपके आईक्यू से जरूर 1 नंबर तो कंफर्म होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। देखिए दोस्तों, सीखने का नियम नहीं है यानी कि आपका नेगेटिव प्रश्न हो गया। तो सीखने का नियम नहीं है। देखिए सीखने का नियम जो है आपका अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। ये तीनों जो है अभ्यास, प्रभाव, तत्परता का नियम सीखने के नियम है। लेकिन जो तनाव का नियम है वह आपका सीखने का नियम नहीं है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, क्योंकि तनाव का नियम जो है दोस्तों सभी लोग जानते हैं प्रभाव का नियम नहीं है। जो अन्य 3 नियम हैं जैसे आपका तत्परता, नियम का प्रभाव तथा अभ्यास का नियम, ये अधिगम के नियम हैं। और इन नियम को देने वाले थर्नडाइक नियम ने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। थर्नडाइक ने जो अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत था उसने में यह आपके तीनों नियम दिए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह दोस्तों, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत से पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किससे संबंधित आपके प्रतिक्रिया सिद्धांत पर प्रयोग किया था, तो सभी लोग जानते हैं कुत्ते पर किया था। किस पर किया था, पावलोव की अगर जब भी बात आती है तो कुत्ते पर किया गया था। यानी कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। और दोस्तों पावलोव द्वारा अधिगम के क्लास्की अनुबंधन का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था, चूहे पर स्किनर द्वारा किया गया था, और बंदर कोहलर एवं कोफा ने प्रयोग किया था बंदर पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके कोहलर ने किया था। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोहलर ने किया था, कोहलर महोदय ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं है, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। इन्होंने बंदर पर इन सिद्धांत का प्रयोग किया। क्या है, अचानक आई सूझ पर होता है। ये लाइन नोट कर लेंगे, आ सकता है। तो कोहलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया ही दोस्तों प्रेरणा कहलाती है। अगर आपने आज से प्रैक्टिस सेट क्लासेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो तब तक रुकना नहीं है जब तक दोस्तों सिलेक्शन ना हो जाए। तो क्या होता, यह प्रेरणा हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। और यह किसने कहा है, यह गुड के अनुसार है, यह गुड का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय कौन सा है। जो विस्मृति होती है उसको कम करने का उपाय कौन सा है, वह होता है पाठ की पुनरावृत्ति। दोस्तों विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है, पाठ की पुनरावृत्ति होती है। और दोस्तों जो विस्मरण है, विस्मरण जो है स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष होता है। गोल्डार 1963 के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा या रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्रोध व भय प्रकार है, किसका प्रकार है। क्रोध व भय प्रकार किसका प्रकार है, तो ये दोस्तों संवेग का प्रकार है। और यह प्रश्न आ गया है आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। संवेग क्रोध व भय संवेग के प्रकार माने जाते हैं। और यह मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार के 14 संवेगों की संख्या बताई गई। मैकडूगल ने बालकों के कितने संवेग बताए हैं, तो 14 संवेग बताए हैं। किसने बताए हैं, मैकडूगल ने बताए हैं।
संवेग एक जटिल अवस्था होती है दोस्तों, जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन, ये सभी संवेग कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते जाइएगा। सभी मेरे शिक्षक बंधुओं को, सभी भावी अध्यापकों को जय हिंद दोस्तों। प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कौन सा होता है? जो दूसरे व्यक्ति के बाहर के व्यवहार होते हैं उनका नकल कौन सा कहलाता है? नकल मतलब क्या होता है? किसी बालक कोई भी होता है, जब आप जैसा व्यवहार करते हो वह आपकी नकल करता है, यानी कि वह अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? वह अनुकरण कर रहा है। अनुकरण या नकल, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है, तो वह अनुकरण की श्रेणी में आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव होता है जो नए प्रकार के सीखने में अगर सहायता कर दें दोस्तों, तो वह आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। जो पूर्व ज्ञान होता है, जो पूर्व आपका अनुभव होता है, वह नए प्रकार में सीखने में अगर सहायता कर दे वह अनुभव, तो वह आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। क्योंकि दोस्तों धनात्मक अंतरण को ही सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों का भी इच्छा जागृत होता है कि हम भी आंसर दें तो वीडियो को फटाफट पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। कोई भी बात सीखी हुई होती है तो उसको अगर स्मरण रखना हो, याद रखना हो, फिर पुनः स्मरण करने की असफलता होती है, यानी कि आप उसे पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? तो यह आपका क्या है? विस्मृति कहलाती है। यही आपकी विस्मृति है। कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं, स्मरण रखने, कोई भी बात है स्मरण रखने या फिर पुनः जब स्मरण करने की कोशिश करते हैं तो उसमें असफल होते हैं, तो यह आपकी विस्मृति कहलाती है। क्योंकि विस्मृति और विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण व किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। संभावित प्रश्न है दोस्तों कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो दोस्तों टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि जिस बालक की होगी वह बालक समान बुद्धि का वाला होगा। समान बुद्धि वाला, समान आईक्यू वाला बालक कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाल का सिद्धांत जो है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जो हाल आपके वैज्ञानिक है, इनका जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? तो यह आपका दोस्तों किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। जो हाल का सिद्धांत है यह किशोरों का मनोविज्ञान। हाल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आ सकता है। कैसे मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? ये आपके हाल हैं। और हाल के अनुसार किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था होती है। ये किसने कहा है कि किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती? तो हाल ने कहा है। और ये एक तनाव व तूफान की अवस्था की होती है, तो ये किसने कहा है? हाल ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से जो महत्व दिया गया था वह प्रायड के द्वारा दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रायड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड लिखा है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। और जिन्होंने इन्होंने इसे इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। किसको? जो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का, इनको इड, ईगो या सुपर ईगो की इन्होंने अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का जो महत्व दिया गया था किसके? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने किया था? डब्ल्यू वुंट ने किया था, यानी कि विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने मनोवैज्ञानिक के प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी।
कहाँ पर की थी? जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना, दयात्व व संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने लिखी दोस्तों? गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान की आधारशिला है वह किसने लिखी? तो मैक्स वथीमन ने लिखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने लिखी? तो आपके चार जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। एक थे मैक्स वर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा और लेविन ने रखा था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला चार जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर रखा था। ये चारों के नाम हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन जाएगा स्मृति दोस्तों। जो संगणन सिद्धांत है ये आपके स्मृति से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है दोस्तों? जब भी बात क्षेत्र सिद्धांत की जाती है तो आपके यह गेस्टाल्ट वादियों का है। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग के सिद्धांतों का है? तो गेस्टाल्ट वादियों के सिद्धांत का है दोस्तों, क्योंकि जो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेविन के द्वारा। और लेविन एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत समान शब्दावली में यह कहता है कि जब मानव व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल जिसे सांकेतिक रूप से B बराबर FE कहते हैं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह किसने किया था? तो भैया आपके लेविन ने किया था। यह सूत्र किसका अगर आ गया कि B बराबर FE किसने किया? तो लेविन ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है दोस्तों? आपके CDP का प्रश्न है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यह बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, जो बुद्धि का मापन किया जाता है उसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी बैटरी? भाटिया बैटरी। और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिक्रमोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? जब भी बात अभिक्रमोजित अधिगम के प्रत्यय की बात की जाती है तो राइट आंसर स्किनर पर जाता है। अभिक्रमोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही अधिगम कहते हैं दोस्तों। इसे ही आपको अधिगम कहते हैं, क्योंकि सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूत या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है दोस्तों? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो यह आपके गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। जो संज्ञान है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो यह आपके गिलफोर्ड के सिद्धांत के बुद्धि का हिस्सा है। और गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है 1907 का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। वे 3 बीमाएं कौन सी हैं? एक है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। ये 3 बीमाएं हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और आपका उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 है। उसकी क्या है? मानसिक आयु 10 है और उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सुधीर 8 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की है, यानी कि बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है? उसकी मानसिक आयु में वृद्धि हो रही है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 125 होगी। कैसे दोस्तों? क्योंकि मानसिक आयु कितनी है? 10, 100, 1, 2, 5। वास्तविक आयु 8 है। और इसके लिए सूत्र क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, क्या सूत्र होता है? मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि बुद्धिलब्धि जब भी IQ लेवल की बात की जाती है तो क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। इसमें मान रख देते हैं, आपका IQ लेवल निकल आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है? ध्यान पूरा। 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु है। ठीक है, 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 है। और यहाँ पे आप 100 कर देंगे तो आर्धम कितना होगा? 80 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पहले हम ऊपर 10 करेंगे, नीचे 8 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, अब 100 में अब आपको करना है यहाँ पे क्या होगा?
क्योंकि दोस्तों मानसिक आयु 10 थी, हमने यहाँ पे 8 रख दिया था। तो ये गलती आपको नहीं करना है, इसलिए हमने आपको समझाया। तो मानसिक आयु पहले करेंगे, मानसिक आयु 10 वर्ष है तो 10 ही लिखना, ये ध्यान देना है। और 8 वर्ष क्या होगी, उसकी वास्तविक आयु दी गई, तो वास्तविक आयु 8 वर्ष की लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे और 8 से काट लेंगे। इसे आपका कितना होता है, 8 से काट सकते हैं, 8 एकम काट के देख लीजिए दोस्तों क्या आ जाएगा। देखिए आपको 100 में 10 का करेंगे 1000 आएगा, और 1000 में जब 8 का भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। संवेग का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो यह आपका हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। आइए डिटेल समझते हैं दोस्तों। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, फिर तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लेंगे, 2 प्रश्न और रह गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कौन सा कहलाता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में जो रुकावट पड़ता हो, जो रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला जो संवेगिक तनाव भी होता है, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें रुकावट हो जाता है, उसमें जो आपका संवेगिक तनाव होता है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका क्या, कुंठा कहलाता है। वह संवेगिक तनाव क्या कहलाएगा, कुंठा कहलाता है, क्योंकि कुंठा दोस्तों मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं जिसमें से कुंठा भी है। किसी इच्छा की पूर्ति ना हो उसे कुंठा संवेग कहते हैं। जब पर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो वह आपका कुंठा संवेग कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है दोस्तों। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। कोहलबर्ग का क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से है, तो आपके नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास आपने पढ़ा होगा दोस्तों। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज को अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्तें नहीं है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों 30 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्लासेस चाहते हैं, इससे बेस्ट क्लासेस चाहते हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न चाहते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, क्योंकि हम बात करते हैं भैया शिक्षक भर्ती के संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करती हैं, और एग्जाम में आए हुए संभावित प्रश्नों की बात करते हैं। तो सभी मित्रों को एक बार मेरा दिल से जय हिंद दोस्तों। सभी मित्रों को धन्यवाद करते हैं, और बस मोटिवेट करते रहिए दोस्तों। जायसवाल कोचिंग सेंटर को, जायसवाल सर को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों टारगेट है सिलेक्शन, और ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न पर सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न कराए जाते हैं, ताकि आप लोग सिलेक्शन कर हो सके दोस्तों। जय हिंद सभी का दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सभी का।